अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इनके मुतालिक आज हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वांटिटी कौन सी होती हैं। सबसे पहले है रोटेटरी मोशन। पिछले दिनों हमने मोशन पढ़ा, फिर ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा, उसकी 3 टाइप्स पढ़ी। ट्रांसलेटरी मोशन में कौन कौन सी थी जी? लीनियर थी, रैंडम थी एंड सर्कुलर मोशन। आज रोटेटरी मोशन पढ़ते हैं। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी about its axis, about its axis के स्पिनिंग मोशन किसी बॉडी की अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द, उसको हम क्या कह देंगे? इज नोन एज रोटेटरी मोशन। अब इसका क्या मतलब? एक्सिस के गिर्द क्या मतलब? जिस तरह आपने देखा पंखा घूम रहा है, पंखा सीलिंग फैन, वो किस तरह घूमता है? अबाउट इट्स एक्सिस। उसके अंदर एक पाइप होता है, पाइप के गिर्द पंखा यूं घूम रहा होता है, उसके इर्द गिर्द यूं। इसकी मोशन कौन सी होती है? रोटेटरी मोशन। क्यों? क्योंकि देखें, एक इसका एक्सिस है, ये पाइप जिसके गिर्द पंखा घूम रहा है। अगर कोई आपके पास एक ऐसी लाइन हो जिसके गिर्द कोई बॉडी रोटेट करे, उस लाइन को आप कहते हैं एक्सिस। ये वर्ड यूज हुआ अबाउट इट्स एक्सिस। तो एक्सिस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो एक्सिस, AXIS, एक्सिस। एक्सिस की डेफिनेशन क्या होगी? आ लाइन अबाउट विच बॉडी रोटेट्स, एक लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करे। आ लाइन अबाउट द बॉडी रोटेट, वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करे उसको हम क्या कहते हैं जी? वो लाइन को एक्सिस कहते हैं। जिस तरह मैंने बताया, ये पंखा है, हम देखते हैं एक पाइप होता है, वो पंखे के अंदर फिक्स होता है, ऊपर भी छत के साथ मिला हुआ होता है, उसके गिर्द पंखा घूम रहा होता है, वो जो पाइप है वो एक्सिस होगा। मोटरसाइकिल की बात करते हैं। मोटरसाइकिल के अंदर जब हम मोटरसाइकिल पे बैठ के मूव करते हैं, उसमें एक व्हील जो होते हैं, मोटरसाइकिल में व्हील्स घूम रहे होते हैं यूं, उसमें भी एक एक्सिस होता है, उसके गिर्द यूं घूमना। ये भी कौन सी मोशन होगी? रोटेटरी मोशन होगी। और जिसके गिर्द घूमती है उसको हम एक्सिस कहते हैं। पंखे का घूमना। ये बोर्ड मार्कर है मेरे पास, बोर्ड मार्कर को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, इसको यूं घुमाना शुरू कर दूँ, ये देखिए, अब बोर्ड मार्कर इस पॉइंट के गिर्द यूं घूम रही है। इसकी मोशन भी कौन सी होगी हमारे पास? रोटेटरी मोशन। ये रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के गिर्द। ये मोशन कौन सी कहलाएगी? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में एक्सिस के गिर्द बॉडी घूमती है। याद रखनी है एक बात, रोटेटरी मोशन जब आ जाए तो रोटेटरी मोशन वो मोशन होगा जिसमें बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस घूमेगी और एक पॉइंट के गिर्द बॉडी घूमेगी। वो पॉइंट बॉडी का ही हिस्सा होगा, वो भी पॉइंट अपने बॉडी के ऊपर ही लेना है। जिस तरह ये बोर्ड मार्कर है, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट के गिर्द बोर्ड मार्कर को यूँ घुमाना शुरू कर दूँ, ये घूम रहा है जी बोर्ड मार्कर, आप देख रहे हैं इस पॉइंट के गिर्द घूम रहा। ये वाला पॉइंट जो था, जहाँ से ये वाला पॉइंट जहाँ से मैंने पकड़ लिया, इसके गिर्द घूम रहा है। ये पॉइंट बॉडी का ही हिस्सा है, इस बोर्ड मार्कर का ही हिस्सा है। इसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन, जिसमें स्पिन करे बॉडी, किसके गिर्द? मीन पोजिशन, एक्सिस के गिर्द। एक्सिस के गिर्द, एक्सिस कौन सी होगी? वो लाइन होगी जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करे, उसको हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसी को कहते हैं कि जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेटरी मोशन। मैं एग्जांपल्स दे चुका, ये वाला पंखा, मोटरसाइकिल का व्हील, साइकिल का व्हील, और भी बहुत सारी एग्जांपल है। बोर्ड मार्कर को मैंने यूँ घुमा के दिखाया, ये देखें, ये ले लें, ये मोशन जो है इसकी एक्सिस के गिर्द है, इसको भी हम कौन सा नाम दे देंगे? रोटेटरी मोशन। आगे आ गया जी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखता हूँ, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन, अबाउट इट्स मीन पोजिशन, इट्स मीन पोजिशन। टू एंड फ्रो मोशन मीन पोजिशन के गिर्द इज नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन, is known as vibratory motion, vibratory
इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन को। टू एंड फ्रो मोशन से क्या मुराद? टू एंड फ्रो मोशन से मुराद आगे पीछे हरकत करना। जिस तरह आपने देखा होगा पेंडुलम, क्लॉक के अंदर पेंडुलम जो लगा होता है, ये यहाँ पे पेंडुलम लगा है। पेंडुलम जो होता है आप देखते हैं ये टू एंड फ्रो मूव करता है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। अब ये पेंडुलम इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी। ये जो पेंडुलम की ये वाली मोशन होगी, ये कौन सी होगी? हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो। ये मीन पोजीशन है ओ, इसको मैंने ए का नाम दिया, इसको मैंने बी का नाम दिया। ये आपके पास बॉब, ये पेंडुलम ओ पे ए पे जाएगा, ओ से, फिर ए से दोबारा यूँ बी पे, ए बी पे यूँ जाता जाएगा। ये पोजीशन जो होगी इसको हम मीन पोजीशन का नाम देंगे ओ वाली। जब ये स्टिल था, रेस्ट में था, इसको हम नाम देंगे मीन पोजीशन। और हमारे पास ये वाली जो ए और बी पोजीशंस हैं, इनको हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन ये वाली ओ वाली, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ए और बी। बॉडी जो है वाइब्रेट करती है टू एंड फ्रो, आगे पीछे। अब ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, मैं इसकी वाइब्रेटरी मोशन देखूं, ये देखें जी, ये रेस्ट में है यूँ। अब बोर्ड मार्कर आगे पीछे जा रहा है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ये बोर्ड मार्कर की मोशन भी कौन सी है? आगे पीछे, जो इसका हरकत करना मीन पोजीशन के गिर्द। मिसाल है किसकी? वाइब्रेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी मोशन की एक और एग्जांपल स्विंग, झूला, जिसके ऊपर बच्चे झूले लेते हैं, पार्क्स में भी अमूमन लगे होते हैं। बैठ जाते हैं, दो आर रस्सियाँ आ रही होती हैं, उनको पकड़ लेते हैं, या कईयों में लोहे की चेन्स भी होती हैं मजबूत, उनको पकड़ लेते हैं और पीछे से एक फोर्स लगाता है, वो आगे की जानिब झूले से जाता है, पीछे की जानिब यूँ। जो उसकी मोशन होगी उसको भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। जब बच्चा झूले के ऊपर बैठा है, उसकी आगे पीछे जो मोशन होगी वो भी वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जाम्पल है। ये वाली भी मैंने बताया, कौन से वाली? पेंडुलम की मोशन, जो क्लॉक के अंदर लगा होता है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। इसकी मोशन भी कौन सी होगी? वाइब्रेटरी मोशन। उम्मीद है आपको वाइब्रेटरी मोशन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, आ क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आए। क्या मैं बात कर रहा? आ स्केलर क्वांटिटी, a scalar quantity described completely by its magnitude only। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होंगी जिनको आप डिस्क्राइब करें कंप्लीटली मैग्नीट्यूड के साथ ही। a scalar quantity described completely by its magnitude only, by its magnitude only, magnitude ओनली। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें जस्ट मैग्नीट्यूड आए। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? मैं पहले लिख लूँ फिर समझाता हूँ। आ वेक्टर क्वांटिटी, आ वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स magnitude and direction। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। मैंने कहा स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होंगी जिसमें जस्ट मैग्नीट्यूड आएगी। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद होता है? जब आपके पास मैग्नीट्यूड का वर्ड आ जाए, मैग्नीट्यूड से मुराद दो चीज़ें होंगी, इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। पहली न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी इसके यूनिट्स। ये दो चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। न्यूमेरिक वैल्यू भी आ जाएगी, साथ प्रॉपर यूनिट्स भी आ जाएंगे जो भी आप क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको जस्ट मैग्नीट्यूड ही की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व होती। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आती है। स्केलर क्वांटिटी में जस्ट मैग्नीट्यूड ही आ जाती है। मैं मिसाल देता हूँ जी, गए बाज़ार 2 किलोग्राम चीनी देना जी, 2 किलोग्राम शुगर। अब जो 2 है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिक वैल्यू है, और किलोग्राम यूनिट्स हैं। किलोग्राम जो है ये यूनिट है और 2 जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू। 2 आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू, किलोग्राम जो है यूनिट है। यहाँ पे देखें जी, मैंने कहा
मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी आती है, साथ यूनिट्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यू 2, 3, 4 ये जो तमाम की तमाम आप काउंटिंग नंबर कह लें या जितने भी डिजिट्स होते हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी। यानी टाइम कितना हुआ 5:10। मैं यहाँ से वहाँ तक गया कितने सेकंड लगे 10 सेकंड। जो आपके पास 10 मैंने कहा ये आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है। इसका मैस कितना है 10 किलोग्राम। 10 जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है इस वाइट बोर्ड की 3 मीटर मैंने कहा। तो जो 3 मैंने यूज़ किया ये आपके पास क्या है जी न्यूमेरिक वैल्यू है। तो साथ मैंने यूनिट का भी वर्ड यूज़ किया 2 किलोग्राम। जो किलोग्राम है ये यूनिट है 2 किलोग्राम। 2 न्यूमेरिक वैल्यू किलोग्राम यूनिट। इसी तरह यहाँ से लेके दूसरे एंड तक इसकी लेंथ है 3 मीटर। 3 जो आपके पास है ये न्यूमेरिक वैल्यू है और जो m है ये इसके यूनिट है मीटर। ये यूनिट है और 3 जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है आपके पास। ये न्यूमेरिक वैल्यू ये 3 न्यूमेरिक वैल्यू, m जो है यूनिट है मीटर। वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी आती है, मैग्नीट्यूड तो आनी ही आनी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी में जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आए। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी का नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पे फोर्स जो है हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें समत डायरेक्शन ज़रूरी होती है। अगर आप डायरेक्शन को इग्नोर कर दें तो आप फोर्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। देखें ये कितनी अहमियत की हामिल होती हैं वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन। मिसाल देता हूँ, जिस तरह मैंने कहा फोर्स। अब लेट किया आपको कोई कहे एक रिक्शा जो हो किसी जगह पे फंसा हुआ हो, कहा जाए जी धक्का लगाना कि रिक्शे को उस जगह से निकाल लिया जाए। अब जब धक्का लगाना एक शख्स आए उसने पीछे से आगे धक्का लगाने की बजाय आगे से पीछे लगा दे और रिक्शे को पानी में डाल दे तो यूँ नुकसान हो गया रिक्शे वाले का। तो पता चला डायरेक्शन अहमियत की हामिल होगी कि आपने जब उसने धक्का कहा अपने पीछे से आगे की तरफ लगाएंगे फिर ही उस पानी से जो रिक्शा फंसा हुआ था निकल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आगे से पीछे की जानिब धक्का लगा दिया रिक्शे वाले का और ज़्यादा नुकसान हो गया। पहले तो पानी में फंसा ही था और ज़्यादा पानी में चला जाएगा। इसका मतलब आपके पास वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन अहमियत की हामिल है। डायरेक्शन के बगैर वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी? फोर्स। जिस तरह बताया अभी, कहा जाए धक्का लगाएं तो आप पीछे से आगे की जानिब लगाएंगे फिर उसका रिक्शा जो है निकलेगा, अदरवाइज उसी में फंसा रहेगा और फंस जाएगा। ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पे फिक्स है दीवार के साथ। 4 आदमियों को बुलाया जाए, जनाब इसको निकाल दें यहाँ से वाइट बोर्ड को। एक आदमी नीचे से हाथ डालेगा अपनी जानिब बाहर की जानिब खींचेगा, एक इधर से हाथ डालेगा अपनी जानिब खींचेगा, एक ऊपर से हाथ डालेगा अपनी जानिब इस तरफ खींचेगा, फिर वाइट बोर्ड जो है निकल जाएगा दीवार से। अगर उनको कहा जाए कि आप वाइट बोर्ड पे फोर्स लगाएं, यानी फोर्स लगाने का कहा कि इसको निकालना है, वो क्या करें? फोर्स लगानी है, वो यूँ लगाने लग जाएं। चारों आदमी एक उधर एक नीचे और एक ऊपर, यूँ जब आगे की जानिब लगाएंगे वाइट बोर्ड कभी भी दीवार से नहीं निकलेगा। जब आप अपनी जानिब खींचेंगे इस तरफ, इस डायरेक्शन में, इस समत में, तब ये निकलेगा। इसका मतलब आपको इल्म हुआ यहाँ से कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन अहमियत की हामिल होती है। डायरेक्शन के बगैर वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? मीनिंगलेस हो जाएगी। मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस फिर हो जाएगी अगर आप डायरेक्शन के मुतालिक नहीं बताते किस में वेक्टर क्वांटिटी में। अब 2 चीज़ें बताई गई, एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। याद रखें फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं, जिसको भी मेजर कर सके वही फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर हो सकती, वेक्टर हो सकती। अगर तो उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही तब वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। अगर उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। स्केलर क्वांटिटी की एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते हैं, मैथ्स की कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। क्या कभी ऐसा होगा बाज़ार में हम जाएं जी 2 किलो चीनी मुझे मशरिक़ की जानिब देना, मशरिक़ की जानिब, अब मशरिक़ की जानिब टुवर्ड्स द ईस्ट, मशरिक़ की जानिब, यह डायरेक्शन है। कभी यूँ कहा कि मुझे 2 किलो चीनी मशरिक़ की जानिब देना? नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी 2 किलोग्राम मैस एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्शन लगा देंगे तो वो
स्केलर क्वांटिटी नहीं रहेगी। जो मैस, इसी तरह आपके पास अगर जस्ट एक लेंथ है तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, लेकिन अगर स्पेशल आप डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी कि यहाँ से वहाँ तक कॉलेज से आपके घर तक ये वाला रास्ता फॉलो करते जाएं, तब हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। तो स्केलर क्वांटिटी में मैस आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा नहीं हुआ कभी कि पूछा जाए टाइम कितना हुआ तो कहा जाए जी मशरिक़ की जानिब जो है ना 3 बजे हैं, मगरिब की जानिब जो है 4 बजे हैं। ऐसा नहीं होता। टाइम जो है एक एरिए में जिस तरह पीर महल में सेम ही होता है हर जगह। ऐसा नहीं होगा कि एक मोहल्ले में और टाइम है, इस तरफ जाएंगे तो आपको टाइम बढ़ता जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो आपका टाइम कम होता जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि टाइम जितना उधर होगा उतना ही वहाँ पे होगा। टाइम भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, टाइम में भी, मैथ्स में भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी के मतलब बात कर लें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह एक्सेलरेशन और बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। हमने आगे फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ के मुतालिक पढ़ना, फिर हम बताया करेंगे ये स्केलर है या वेक्टर है। अगर तो अकेली उसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तब हम कहेंगे ये स्केलर है। अगर साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो रही है तब फिर हम कहेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही है, अब इसमें डायरेक्शन भी आ गई। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाएं तब वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिसमें अकेली मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जिस तरह 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, 2 जो था न्यूमेरिक वैल्यू थी, किलोग्राम जो था उसमें यूनिट थे, ये मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ डायरेक्शन भी होती है कि इस तरफ फोर्स लगाना, वाइट बोर्ड को निकालना है, अपनी जानिब खींचो, ना कि दूसरी तरफ फोर्स लगाते रहो, यूं धक्के लगाते रहो। ये वाइट बोर्ड नहीं फिर हिलने वाला, ये नहीं निकलेगा यहाँ से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आपने कर लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।